Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. एक सेकेंड. लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? सर शिफ्ट फ्रॉम द स्लैब तक हुआ था ओके. और हम लोग ने ऑटो कोलिनेशन का सम किया था. सो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में देखा था शिफ्ट फ्रॉम स्लैब. ठीक है, उसमें हमने एक कंडीशन देखी थी. वो फॉर्मूला जो आया था d into 1 minus mu slab mu surrounding upon mu slab फॉर्मूला आया था ना. ये फॉर्मूला का वैलिड है जब रेज आर पैरेक्शियल एंड मीडियम फ्रॉम बोथ साइड आर सेम, मींस ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों सेम मीडियम में हो तब ये फॉर्मूला लगता है. ठीक है, अब लिखो व्हेन द मीडियम ऑन बोथ साइड इज डिफरेंट. व्हेन द मीडियम ऑन बोथ साइड इज डिफरेंट. देखो मान लो मीडियम दोनों साइड डिफरेंट है. जैसे मान लो एक स्लैब ये ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है. मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इस स्लैब के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n3. ठीक है, बाहर इसमें इधर ऑब्जेक्ट के साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इधर n2 और इधर n3. तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हम इस स्लैब के लिए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं सर. वो नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे हमने देखा था दोनों तरफ सेम मीडियम था, है ना. सो अब रेस तो भी पैरेक्शियल है. रेस तो भी पैरेक्शियल है. नॉन पैरेक्शियल के लिए अलग से फॉर्मूला देखेंगे. अभी हमने मीडियम चेंज किया है. सो वहां पे मीडियम सेम था तो ये वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट बेसिक कांसेप्ट तो वही रहेंगे ना. वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो कांसेप्ट तो वही रहेगा. तो क्या मैं दो सरफेस में स्नेल्स लॉ नहीं लगा सकता हूँ क्या? लगा सकता हूँ ना सर. हाँ सर. मतलब दो सरफेस में मैं रिफ्लेक्शन लगा सकता हूँ. स्नेल्स लॉ भी क्या हमने एक बेसिक कांसेप्ट पढ़ा था कि apparent depth upon actual depth is equal to n2 by n1. ये पता है नहीं पता है? यही लगाना है दोनों सरफेस. पैरेक्शियल रेस के लिए लगा सकते हैं ना. हाँ सर. स्नेल्स लॉ से आया था ना ये. d dash is apparent depth, d is actual depth, n2 is वो मीडियम जिसमें रे जा रही है और n2 is वो मीडियम से रे आ रही है. ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है. मान लो ये डिस्टेंस है t1, मान लो ये डिस्टेंस है t1, ये है t2 और ऑब्जर्वर है t3 डिस्टेंस. ठीक है, सो यहां से कोई भी लेगा ये लेगा. तो अंदर डेंसर मीडियम मान लो तो किधर पेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल अंदर डेंसर मीडियम तो टुवर्ड्स द नॉर्मल पेंड होगी ना. तो पीछे ये कहां पर मिलेगी? इस डिस्टेंस पर. इसको मैंने बोल दिया d डैश. इसको मैंने क्या बोल दिया? d डैश. ये फर्स्ट इमेज बनेगी I1 d डैश पर. मुझे तो फाइनल इमेज बताना है कि ऑब्जर्वर को फाइनल इमेज कब दिखेगी. तो अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो वहीं पर दिखती.
एक बार ही रिफ्लेक्शन होता। Yes, sir. हाँ सर। डी डैश निकालते हैं इसको। सो फर्स्ट सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन हुआ उससे जहां पर इमेज बनी डी डैश अपॉन डी, डी कितना है, हमेशा डिस्टेंस कहां से लेते हैं, मीडियम के इंटरफेस से। सो डी है d1, सो d dash upon t1 is equal to n2 by n1। n2 is जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में रे आ रही है, n2 की जगह n2 ही आएगा, Yes, sir. और n1 की जगह n1 ही आएगा। सो n2 by n1, सो यहां से d dash मिल गया आपको n2 by n1 into t1, ये d dash मिल गया। अब आगे पूरा प्रोसेस तुम्हें बार-बार हो रहा है तो याद होना चाहिए। ये जो फर्स्ट इमेज बनेगी, अब मैं जब सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन लगाऊंगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये सब करना आता है कि नहीं आता है? हाँ Yes, सर। sir. हाँ। अब सेकंड सरफेस पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं d dash upon t is equal to n2 by n1, तो d dash को मैं d डबल डैश बोल रहा हूं, ठीक है, d dash को क्या बोल रहा हूं, d डबल डैश upon d, d कितना होगा, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना सेकंड सरफेस के लिए, तो ऑब्जेक्ट फॉर T2 plus D dash। तो t2 plus d dash, t2 plus d dash, समझ में आएगा। सो t2 plus d dash, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतनी है ना, d dash कितना है, n2 upon n1 into t1, ये है एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इस सरफेस से, is equal to n2 by n1। n2 की वैल्यू क्या रखेंगे, अब रे किधर जा रही है, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो n2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, n3, और n1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, n2। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहां से d डबल डैश आ जाएगा, d डबल डैश इज इक्वल टू होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, सो n3 अपॉन n2 into t2 plus n3 upon n2 into n2 upon n1 into t1। n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो n इसको ऐसे लिख दूं, n3 upon n1 into t1। समझ में आया क्या? सो हाँ सर। इस सरफेस से इतनी डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बन रही है। ये तो है फ्रॉम सरफेस टू, हमें तो ऑब्जर्वर से बतानी है। एक बार रे डायग्राम भी बना लेते हैं, जैसे ट्यूशन करेंगे तब रे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रे डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद जब ये बाहर आएंगे तो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो पीछे जाकर कहां मिलेगी, यहां पर, ये डिस्टेंस आ गया d डबल डैश, और ये फाइनल इमेज आई। तो मुझे बताओ ऑब्जर्वर को कितने डिस्टेंस पर दिखेगी, इसमें d डबल डैश में t3 भी ऐड कर देंगे, d डबल डैश में t3 भी ऐड कर देंगे ना, d डबल डैश यहां से है डिस्टेंस, इसमें t3 भी ऐड कर देंगे, सो फ्रॉम ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस आई फ्रॉम ऑब्जर्वर कितना, चलो लिखो यहां तक, फिर इसका फाइनल फॉर्मूला बताऊंगा। ये लिखो, लिख लिया? No, sir.
सर लिख लिया। अब लिखो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर। लिखो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर। So let's say this is D. Distance of मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने निकाल ली, ये है D. So D is equal to क्या होगा? D डबल डैश प्लस T3 ये होगा ना? अब D डबल डैश कितना है? N3 upon N1 T1 plus N3 upon N2 T2 प्लस T3 ये आया, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए और फिर तुम बिना रे डायग्राम आंसर निकालते रहो। तो अच्छा बनाने के लिए क्या किया मैंने, देखो इन दोनों में N3 तो मैंने इधर N3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ सर। अब N3 कॉमन आ जाएगा तो D इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो N3 T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 प्लस T3 अपॉन N3। अगर मान लो और भी होते एंड सो चलो अभी और का बाद में बताओ, ये समझ में आया, ये आया इसका आंसर। अब देखो याद रखना इजी है, N3 कौन सा है? ऑब्जर्वर वाला है ना। फिर क्या करते जाएंगे, ये डिस्टेंस कितनी थी? T1 अपॉन N1 यहाँ का ये डिस्टेंस कितनी थी? T1 तो T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 प्लस T3 अपॉन N3, ऐसे करते जाओ। समझ में आया क्या? हाँ सर। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बताता हूँ। सर अभी जो बोला एक बार फिर से बताना। क्या? अभी आपने जो बोला क्या करने के लिए? हाँ पहले लिखो, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताता हूँ। हेलो सर। हाँ सर वो आपने जो लास्ट सम कराया था ना कल, हाँ ऑटो कॉलिनेशन का, उसका मेरे को मतलब कुछ पूछना है, तो अभी पूछ लूँ कि लास्ट में? पूछो ना, अभी पूछो। सर वो आपने बोला था ना, क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करता है तो डबल ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा। हाँ तो हाँ आपने वो 40 कहाँ से लिया था? वो ऑब्जेक्ट से लिया था कि इमेज से लिया था? पोल से लेते हैं 40 सेंटीमीटर। हाँ, पोल से सेंटर कहाँ ऑफ तक सर? कर्वेचर क्या? पोल से कहाँ तक है वो 40? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ये मान लो ये पिलर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 40 सेंटीमीटर का। रेडियस का डबल होता है। ठीक है सर। ठीक है, एक बार पुराने वीडियो सारे देखो, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी हर चीज। हाँ सर, वो मतलब हाँ, दो दो वीडियो देखा अभी तक, दो और दो और नोट्स बचे। ठीक हाँ है, सर, और नोट्स भी लिखे हैं। कल वाला वीडियो में अपलोड नहीं हुआ, फिर से देख लेना वो लास्ट वाला क्वेश्चन वीडियो, तो फिर से समझ में आ जाएगा। एक बार और देखना उस क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, सर। हाँ अब देखो फिर से इस फॉर्मूले को देखो, N3 क्या है? जिस मीडियम में ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का मीडियम, और फिर रिफ्रैक्टिव T1 इंडेक्स। ये तो अलग अलग फिर से ऐड करना है, T1 अपॉन N1 T2 अपॉन N2 T3 अपॉन N3। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जैसे मान लो ये हो गया, बीच में बहुत सारी स्लेब, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ का N2, यहाँ का N3, यहाँ का N4
और यहाँ का मान लो ऑब्जर्वर NO, है ना? ये थिकनेस T1, ये थिकनेस T2, ये थिकनेस T3, ये थिकनेस T4 और ये T ऑब्जर्वर, इसको मैं बोल दिया T ऑब्जर्वर। अब अगर मैं ये फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला इससे लगाऊं तो देखो क्या बनेगा। जो फाइनल इमेज बनेगी इससे मिलेगी इसकी डिस्टेंस, वो बनेगी n3, मतलब ऑब्जर्वर का था, तो n3 की जगह ऐसे याद रखो NO, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर T1/n1 प्लस T2/n2 प्लस T3/n3 एंड सो ऑन, जितने भी मीडियम है। और लास्ट में क्या करना है, ऑब्जर्वर का थिकनेस अपॉन ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फॉर्मूला लगा दोगे ये देखकर? यस सर। हाँ, हाँ सर। कब लगाना है ये और कब वो लगाना है? अगर दोनों जब तरफ मीडियम, सेम मीडियम हो, दोनों तरफ सेम मीडियम हो तो, और फिर बीच में कितनी भी स्लैब हो, हमने कंपोजिट स्लैब भी देखा था, है ना? तो हाँ सबका सर, अलग अलग डाल के ऐड करते हैं, नेट करते हैं, हाँ। है ना? याद है लास्ट क्लास? और अगर दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो तो एक ही फॉर्मूले से आ जाएगा डायरेक्ट, ये होगा। समझ में आया? हाँ हाँ सर। हटा दो। यस सर। अब देखो, आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, पर देखने में बहुत टफ लगते होंगे, लेकिन आप इजी लगे। हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि हर चीज इजी लगे, ठीक है? सो ये इस कंटेनर में 3 अलग अलग लिक्विड है, यहाँ पर ऑब्जर्व, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जर्वर मान लो, ठीक है? इन सब की थिकनेस गिवन है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1.5, इसको 15 ले लेता हूँ, इसको 20, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका 2 ले लेता हूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेता हूँ 4/3। बताओ डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर। बताओ इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पहले भी। ये कंटेनर के अंदर लिक्विड है, अब इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है।
सर n3 का वैल्यू क्या है? 4/3। 4/3। तो 42.5 आएगा सर। सेंटीमीटर। क्या 42.5 सेंटीमीटर सर। देखते हैं। देखो, अगर ऑब्जर्वर की डिस्टेंस नहीं गिवन है तो जीरो माननी चाहिए हमेशा। क्या माननी चाहिए? मतलब ऑब्जर्वर जस्ट इसके ऊपर से देख रहा है, ये डिस्टेंस नहीं दी है तो क्या मानना चाहिए? जीरो। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्वर जस्ट यहाँ से देख रहा है एकदम पानी के पास इसको। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? d is equal to n of observer t1 by n1, ठीक है, प्लस t2 by n2 प्लस t3, इसमें कितने 3 है तो 3 का लिखेंगे। सो n of observer a 1 आएगा, t1 by n1, t1 कितना है यहां से शुरू कर दो। सो 15 upon 1.5 प्लस t2 कितना है 20 upon 2 प्लस t3 कितना है 30 upon 4/3। ऐसे क्या होगा? निकाल लिया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सो कितना इजीली हो गया क्वेश्चन। तो कांसेप्ट एक बार सीखा हमने, उसको अडॉप्ट किया और अप्लाई कर दिया। हटा दूं? हाँ सर। यस सर। अब देखो, अब टॉपिक देखो। अब हम देखेंगे कि अगर रेस डायरेक्शन नहीं है तो लिखो लेटरल शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। लेटरल शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। lateral shift from a slab. ये slab है, इसमें लिखो if rays are not paraxial, if rays are not paraxial, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा शिफ्ट का। ये वैलिड नहीं होगा शिफ्ट का। तो वो पैरेक्शियल के लिए है ना? हाँ वो पैरेक्शियल के लिए, क्योंकि उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, ये फॉर्मूला यूज किया था d dash upon d is equal to n2 by n1, इससे निकाला था। और ये फॉर्मूला हमने कब निकाला था? जब हमने i और r को बहुत छोटा माना था। स्नेल्स लॉ में हमने i और r को बहुत छोटा माना था ना? यस सर। तो i को हमने 10i लिख दिया था और r को 10r लिख दिया था। यस फिर उससे आया था फॉर्मूला। हाँ सर। तो ये एक तरह से स्नेल्स लॉ का ही फॉर पैरेक्शियल रेस, समझ में आया क्या? अब पैरेक्शियल रेस नहीं तो स्नेल्स शुरू से लगाओ, फिर उसमें एंगल i और r छोटा नहीं होगा। ठीक है, सो इफ रेज आर नॉट पैरेक्शियल, ब्रैकेट में लिख लो i is, ब्रैकेट में लिख लो i is more, मतलब i छोटा नहीं है। तो जैसे मान लो ये i, तो इसका i is not very small, है ना? तो अंदर मान लो डेंसर मीडियम है, अंदर मान लो डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 10, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मान लो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है r1 या r, ठीक है, अभी बेंड हो गई, ये एंगल आ रहे थे, ये भी r होगा ना? यस सर।
और बाहर हाँ। फिर से जब मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी और उसी के पैरेलल डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी। मतलब ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। तो अगर ये स्लैब नहीं होती तो रे ऐसे सीधी जाती जाती कि नहीं जाती? हाँ सर। अगर स्लैब नहीं होती तो रे ऐसे सीधी की सीधे आती, बट इस स्लैब ने इस रे को इतना शिफ्ट कर दिया, इतना इतना शिफ्ट कर दिया इस स्लैब ने। समझ में हाँ आया सर। क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, अब हमें एस निकालना है। तो मुझे बताओ ये टी है, ये पूरा टी है, ये एंगल आर है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? क्या ये टी से आर होगा? कंपोनेंट लेना आता है कि नहीं आता है? इसका ये कंपोनेंट कोस आता है तो इसका ये सेक आएगा। हाँ ठीक। अरे आना तो बोलो तभी आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ सर। अरे चलो उल्टा देखो, अगर ये टी सेक आर है, ये एंगल आर है, तो ये कंपोनेंट कितना होना चाहिए? ये कंपोनेंट होना चाहिए टी सेक आर इनटू कोस आर। कोस आर से आर कैंसिल, तो टी आया ना, तो ये टी तो था, तो ये टी है, तो ये टी सेक आर होगा। जब हम हाइपोटेन्यूज से बेस निकालते हैं तो कोस आता है और बेस से हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो सेक आता है। समझ में यस सर। आया? तो ये कितना है? टी सेक आर। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ये इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है? ये तो आर है, तो ये होगा, ये पूरा आई है तो ये वाला एंगल होगा आई माइनस आर, है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। तो इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? एस। एस। हाइपोटेन्यूज कितना है? टी सेक आर। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। कौन सा टफ काम था इसमें? ये फॉर्मूला है जो याद रखना, क्वेश्चन करते हैं इसको। शिफ्ट आ गई ना? देख लिया? नो सर। देख लिया? यस हाँ सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक स्लैब है, थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, एक रे आई 60 डिग्री पर
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3. फाइंड lateral shift. Find lateral shift निकालो. हुआ? सर 20 है क्या? नहीं, कुछ मिस्टेक की. मिस्टेक. सर 10/√3. सबसे पहले तो क्या करेंगे, r, क्योंकि फॉर्मूले में r आता है तो r निकालो. आई तो पता ही है, तो स्नेल्स लॉ लगाओ. सो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो 1 into sin 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू √3 into sin r. √3 से √3 कैंसिल, तो r कितना आया 30 डिग्री. तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री. ठीक है. अब लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, t sec r मतलब tan sec 30 डिग्री into sin I minus r. I कितना है 60 minus 30 डिग्री. तो tan sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3 into sin 30 होता है 1/2. 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है? समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. तो लिख लिया. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिजल्ट पढ़ रहा है, आता होगा तुमको. जल्दी चले थोड़ा सा. हाँ सर. देखो जैसे मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम. इधर ये रेयर मीडियम. मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ND और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR. तो ND बड़ा होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा. तो जब लाइट रे, मान लो लाइट रे इधर से इधर आई, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट होती है. ये एंगल R होती है ना. तो Yes, sir. जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस? Refraction. रिफ्लेक्शन बड़ा होता है ना. मान लो मैं 0 डिग्री से शुरू करूं तो रे कैसे जाएगी, 0 पे चली जाएगी Yes, sir. है ना. फिर मैंने 10 डिग्री किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 10 से ज्यादा आएगा. हाँ Sir, सर. angle of refraction ना. फिर 20 किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 से ज्यादा आएगा. 30 किया तो और ज्यादा आएगा, बढ़ते जाएगा. पहले कौन 90 डिग्री होगा बताओ? पहले कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? R. तो अगर मैं इस एंगल को बढ़ाते जाऊं तो एक एंगल ऐसा आएगा इंसिडेंस का जिसमें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा. मान लो वो एंगल ही ये वाला. तो इस एंगल पर ये रे जो है 90 डिग्री पर ग्रेस करते हुए चली जाती है. ठीक है, सरफेस पर. तो R कितना हो जाता है
90 डिग्री, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल C। समझ में आया? हाँ, सर? अभी हाँ, क्रिटिकल सर। एंगल निकालेंगे, इसमें इसको लगा दो कि mu1 n1 into sin sin r is equal to n2 into sin r, तो n1 कितना है, nd into sin c is equal to nr into sin 90। तो sin c is equal to क्या हो जाएगा, sin 90 1 होता है तो nr upon nd। ये फॉर्मूला है अपना। अब याद कैसे रखना है, छोटा वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपन बड़ा वाला, रेयर अपॉन डेंसर। समझ में आया क्या? जैसे मैंने बोला कि रेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3 और डेंसर का है 5, बताओ क्रिटिकल एंगल कितना? sin inverse 3/5। तो कितना होता है, 37 डिग्री होता है ना। 37 डिग्री। कैसे याद रखना है, छोटा वाला अपन बड़ा वाला। समझ में आया कि क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए जैसे मैंने बोला हाँ, कि रेयर मीडियम का है 1 और डेंसर मीडियम का है √2, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बताओ कितना है? 45 डिग्री। 40। समझ में आया क्या? अब देखो, तो ये तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। अब अगर हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा लेते तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ना था। अगर इससे भी ज्यादा बढ़ा दो तो क्या होगा? डेंसर तो में वो रहेगा ना। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हाँ, एंगल reflect। इससे ज्यादा तो क्या, अगर इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इससे ज्यादा तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा मतलब इस मीडियम में रह जाएगी, सेम हाँ। मीडियम में, मतलब वो सेम मीडियम में आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं इससे भी ज्यादा एंगल पर, ये जो एंगल है इज ग्रेटर देन c, तो ये वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट रेस शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। किधर से किधर जानी चाहिए, रेयर से डेंसर में हो सकता है कि नहीं। नहीं डेंसर सर, टू रेयर। डेंसर टू रेयर। रेयर से डेंसर में तो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम ही होता है, बढ़ता तो नहीं। यस और सर। सेकंड चाहिए आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लिखो, फिर दोनों की डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? वैसे एग्जाम तो देना है नहीं, ऐसे समझ जाओगे। हाँ सर, नहीं जरूरत है। सर जे में कभी ऐसा थियरी टाइप क्वेश्चन नहीं आता? क्या थियरी टाइप क्वेश्चन नहीं आता? आता है, लेकिन वो कंसेप्चुअल आता है, ऐसे नहीं आता है कि ऐसे नहीं आता है कि if a rays goes from denser to rarer medium, then at a particular angle the angle of reflection become 90 degree, angle of reflection become 90 degree, so that angle is called, फिर ऑप्शन में देंगे क्रिटिकल एंगल। ये इतना सिंपल थोड़ा आएगा, कंसेप्चुअल आता है, थ्योरी बेस्ड। ठीक है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ लाइट फॉल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, then at a particular angle the angle of refraction become 90 degree, that angle is called critical angle। हाँ सर, ठीक है क्या? रहने दो सर। ठीक है, and if the angle of incidence is greater than critical angle, then the ray reflects back into the same medium, this phenomenon is called total internal reflection।
समझ में आ रहा है? मतलब जो हमने समझा है वही अपनी लैंग्वेज में लिखना है। हाँ सर। ठीक है, हटा दो। हाँ यस सर। यस सर। अब देखो, जब रेस रेयर से डेंसर आती है तो उसमें ऐसा कुछ ज्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं है, सिंपल होता है वैसा। कब? जब रेस रेयर से डेंसर आती है। बट जब रेस डेंसर से रेयर आती है, जैसे अभी हमने देखा, तो इसमें कभी उस मीडियम में जाती है, कभी इसमें भी आ जाती है। मतलब दो तरह के केस पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है ना, कि कम एंगल ऑफ हाँ इंसिडेंस सर। में तो दूसरा मीडियम में चली जाएगी, बट ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस में सेम मीडियम में भी आ जाती है। मतलब रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है और रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है। तो इस पे डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे वाले। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो लिखो डिस्कशन when rays go from denser to rarer medium. Discussion from rays go from denser to rarer medium. अब देखो केस फर्स्ट है, इसमें दो केस करेंगे। एक तो केस फर्स्ट क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। एक तो केस ये होगा, है ना? एक सेकंड, 2 मिनट के लिए रुकना है मुझे, कुछ अर्जेंट है। तुम रिवाइज करो ना। सर आप म्यूट हो। केस फर्स्ट, I is less than C, ठीक है? तो इस केस में हम इस केस में क्या होता है, ये तो सिंपल केस है कि ये एंगल पर गई और ये इस रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमें जनरली दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन देखना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा? अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती सी, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा। तो डेल्टा कितना आएगा? डेल्टा आएगा r माइनस आई। क्या आएगा? डेल्टा क्या आएगा? r माइनस आई। ठीक है, अब मुझे डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बनाना है, तो बताओ कैसा बनना चाहिए? डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बनाना है कि मैं आई को चेंज कर रहा हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन का कैसे चेंज होगा? बताओ कैसे बनना चाहिए? क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? नहीं सर, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, आर भी तो चेंज हो रहा है। डिक्लाइन होगा, डिक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, सिर्फ आई थोड़ा ना चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, दो वेरिएबल है, आर कांस्टेंट थोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आर निकाल के देखो, तो आर कैसे निकलेगा? स्नेल्स लॉ से। मान लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2, तो क्या लिखेंगे? n1 sin i is equal to n2 sin r, ऐसे लिखेंगे ना? तो sin r क्या होगा? n1 upon n2 sin i। तो sin क्या होगा? r क्या होगा? r होगा sin इनवर्स ये होगा। तो डेल्टा क्या होगा? r की जगह पुट कर दो sin इनवर्स n1 by n2 into sin i minus i, ये डेल्टा। अब इसका डेल्टा वर्सेस i ग्राफ बनाना है, इसका डेल्टा वर्सेस i ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ इतना इजी तो देख नहीं रहा है, ठीक है? अजीब सा फंक्शन आया। तो अब देखो कैसे इसका ग्राफ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? बट हम क्या क्या बता सकते हैं? अगर i इक्वल टू 0 हो तो r कितना होगा? 0। तो डेविएशन भी कितना होगा? 0। यस सर। मुझे i वर्सेस डेल्टा वर्सेस i का ग्राफ बनाना है। तो ये स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा, हाँ। स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा ना। और हमें कहां तक जाना है? केस फर्स्ट, i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू c तक का। तो i इक्वल टू c पर r कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा r माइनस i, तो 90 माइनस c
मतलब पाई बाय 2 माइनस सी हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। i इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू 0 और i इक्वल टू c पर r इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस c, डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस c। तो ग्राफ तो इस रीजन के बीच में बनेगा, ये वाला ग्राफ। ध्यान रखो ग्राफ ऐसा बनाओ यहाँ पर। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी मैं बताऊंगा। बनाओ। सर वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ही है, थोड़ा सा कर्व है। देख लिया? हाँ सर। सर वो डेल्टा पाई बाय 2 माइनस सी कैसे हुआ? r R 90 माइनस। डिग्री, तो डेल्टा होता है r माइनस i c ओके है, ठीक है। तो पाई ओके बाय सर। 2 माइनस डेल्टा ऐसे निकाला ना r माइनस यस सर i, यस सर यस सर। ठीक है? हटा दो। हाँ सर। हाँ सर। अब केस 2 देखते हैं। देखो केस 2 देखते हैं। I is greater than critical angle, तो अगर इसका मैं ड्रॉ करूं तो ये एंगल है I, तो I एंगल पर वापस आ जाएगी क्योंकि एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो अगर रे ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ ये, है ना? तो कितना हुआ एंगल ऑफ डेविएशन? 180 माइनस 2i मतलब पाई माइनस 2i, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ यार? हाँ बोल दे। हाँ सर। ठीक है, सो 180 माइनस 2i हुआ, इसकी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, दिख रहा है साफ साफ ना सर प्लेन मिरर जैसा ना। है ना? अब देखो आपको एक एग्जांपल देखते हैं इस ग्राफ बनाने से पहले। जैसे मान लो मेरे पास एक मीडियम है जिसका इफेक्टिव इंडेक्स है √2 और बाहर है एयर 1, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 1/√2 मतलब 45 डिग्री, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। थोड़ा डिले हो रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद तुम सुनते हो क्या? कुछ डिले हो रहा है क्या वीडियो हाँ ऑडियो सर में? होता है वो। हाँ ठीक है। सो अगर मैं 45 डिग्री पर रे सेंड करूं तो रे कैसे जाएगी? 90 डिग्री पर, हाँ R90 हो जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है इस कंडीशन में। अगर मान लो मेरे 45.0000 सुबह से लेके शाम तक 0 फिर 1 इतने डिग्री पर सेंड करूं तो रे कैसे जाएगी बताओ? तो रे कैसे जाएगी? सर 90 0 0 0 0। अरे रिफ्लेक्ट हो जाएगी टोटल ना? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना।
तो फिर इक्वल एंगल पे ही हो थोड़ा सा जाएगी। भी ज्यादा हुआ तो रे और मेन के अंदर ही आ जाएगी ना, फिर तो अभी तक पढ़ाया उसका क्या मतलब निकला मेरे को। अच्छा सर। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाला केस है ना ये, और कितने एंगल पर आ जाएगी, उतने एंगल पर। अभी इसको 45.00001 लिखो या 45 लिखो, बात एक ही है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इस केस में हाँ डेल्टा सर। कितना, इस केस में डेल्टा था, डेल्टा कितना था इस केस में 45 डिग्री। डेल्टा कितना था इस केस में 45 डिग्री, और इस केस में डेल्टा कितना होगा 90 डिग्री, मतलब डबल हो गया, एकदम से हाँ डबल हो सर। गया एंगल। हुआ कि नहीं हुआ? कहां पर? क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद में। मतलब यहां पे डेल्टा का फार्मूला क्या आएगा, r माइनस i आएगा ना। मतलब इस केस में इसको मैं बोल दूंगा π/2 माइनस c। 45 को क्या बोल सकता हूं, π/2 माइनस c। अरे हाँ पाएगा ना, जब हाँ i सर। इक्वल टू c हो तो r इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है r माइनस i, मतलब π/2 माइनस c। केस लिखवाया था ना अभी, उससे तो ग्राफ बनाया था ये वाला। यस सर। इसमें i इक्वल टू c पर ये कितना आया था π/2 माइनस c। अब तुम नहीं बोलोगे तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। वो स्लो चल रहा है सर इस वजह आवाज से, बहुत कट रही है। ठीक है। सो जब एंगल का क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो डेविएशन था π/2 माइनस c। और जब इस केस में डेविएशन कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब पाई माइनस 2c हो गया, डबल हो गया ना उससे। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर 90, आवाज बहुत कट रही है। ओके फिर से बोलूं क्या, कहां से बोलूं? सर आवाज बहुत कट रही है और वीडियो फ्रीज हो रहा है। एक सेकंड। और सर वो आपका सिग्नल भी रेड में दिखा रहा है। यार मेरे खुद की स्क्रीन में तो एकदम क्लीन दिख रहा है जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाँ सर अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक हुआ सर। तो ये समझ में आएगा कि हाँ सर। डेविएशन डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब अगर मैं इस केस का ग्राफ बनाऊं, अब इसके बाद मैं आई बढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आई बढ़ाऊंगा तो डेल्टा भी बढ़ता जाएगा। ये हाँ सर सर। आई बढ़ाऊंगा तो डेल्टा कम होता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता, डेल्टा तो ये होता है ना, ये वाला तो एंगल डेल्टा बढ़ेगा ना। ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक फर्स्ट कहां से शुरू होगा, केस कहां से शुरू हो रहा है सी से, तो आई इक्वल टू सी पर आई इक्वल टू सी, आर इक्वल टू सी, आई इक्वल टू आर ही होगा ना इस केस में। तो रिफ्लेक्शन में तो डेल्टा कितना होगा पाई माइनस 2c, इसे पुट करो डेल्टा। हाँ सर। समझ में सर आया? अगर आई, हाँ सर अगर आई इक्वल टू सी है तो फिर आर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अरे तो 45.0001 को मैं नहीं लिख सकता हूं क्या 45? हाँ मतलब ठीक है, फॉर जस्ट ग्रेटर देन सी है ये केस। जस्ट ग्रेटर देन सी, वो मैंने सुबह से लेकर रात तक 0 लिखा, फिर हाँ लिखा, तो ठीक है ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। उसके जस्ट वो समझाने के लिए बताया मुझे कि ऐसे। फिर मैंने बोला अगर इसको मैं 45 नहीं लिख सकता हूं क्या, उससे थोड़ा सा पढ़ा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ क्योंकि अब हम दूसरे रीजन में आ गए, हम उस वाले केस में आ गए, तो उस केस में भी आई थोड़ा सा भी पढ़ा तो उसको सी बोलेंगे ना, सी से थोड़ा सा भी पढ़ा तो सी बोल सकते हैं उसको। समझ में आया? हाँ सर। अब अगर आई हो जाए, आई बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा π/2, तो आर भी कितना हो जाएगा, सॉरी आई आई क्या कर रहा हूं मैं, आई बढ़ा रहा हूं ना, तो आर भी कितना हो जाएगा, आर भी कितना हो जाएगा π/2। π/2 नॉर्मली आ जाएगी रे। 0।
सीधी चली जाएगी फिर तो ये वाले केस से हमें ग्राफ बनाना है। बनाता ये 30 या टर्मों में लिखो फिर ग्राफ बनाते हैं। ये समझ में नहीं आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझा। हाँ सर, समझ में आया। क्लियर? हाँ सर। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, पूरा ग्राफ बनाते हैं दोनों केस का एक साथ। डेल्टा वर्सेस आई, तो i इक्वल टू 0 था, i इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 था, और i इक्वल टू c पर डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2c था, पाई बाय 2 माइनस c, ये था ना। सो यहां तक का ग्राफ तो ये आया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस c से i थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, c से i थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 45 से 90 हो गया था, एंगल ऑफ डेविएशन 45 से 90 मतलब डबल हो गया था। तो इसका डबल क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस c का डबल होगा पाई माइनस 2c। तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और इधर कहां से शुरू होगा, इससे थोड़ा सा आगे से। उसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ कैसा कहां पे खत्म होगा, i इक्वल टू पाई बाय 2। मैक्सिमम i कितना कर सकते हो आप, 0 से शुरू होके पाई बाय 2 तक तो कर सकते हो। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताऊंगा। सर i is equal to pi by 2 and r is equal to pi by 2 के केस में डेल्टा 0 कैसे हो गया? जब रहे या तो इसको पुट कर दो, डेल्टा इज इक्वल टू होगा पाई माइनस 2 इनटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 3, ओके सर। है ना। और अगर डायग्राम से समझो तो i इक्वल टू पाई बाय 2 मतलब रे मीडियम पे आ रही है इससे, तो सीधी रहेगी ना। ये एंगल i भी 90 डिग्री, एंगल r भी 90 डिग्री। यस सर। कोई डेविएशन नहीं हुआ। हाँ हाँ सर, हाँ सर। मीडियम की सरफेस पे रे ट्रेवल कर रही है विदाउट डेविएशन, डेल्टा 0, ठीक है। लिख लिया क्या? हाँ सर, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया,
ये मीडियम रूट 2 ये 1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आई। हमसे पूछा फाइंड आई वैल्यू ऑफ आई such that angle of deviation is equal to 15 degree, such that angle of deviation is equal to 15 degree निकालो। हो रहा है? $75 degree सर। नहीं, चलो देखो एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, अगर मीडियम की होता तो रेस सीधे जाती, तो इससे 15 डिग्री डेविएट होगी, मतलब ये एंगल 15 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? क्या मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं लिख सकता हूँ, यहां से सोल्व करता हूँ, I plus 15 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ ये सर। एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई होगा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, आर। आर क्या होगा, आई प्लस 15, 15 से डिवाइड होगी तो आई प्लस 15 होगी ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। समझ में आया? अब देखो, अब इंसिडेंस को लगाओ, तो √2 into sin i is equal to 1 into sin r। r कितना है, i plus 15। अब इसको सोल्व करके i आ जाएगा, इसको सोल्व करके i आ जाएगा, i आया 30 डिग्री। कर लोगे सोल्व? हाँ सर। हाँ sin 30 होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2, ये √2/2 1/√2 1/2 इक्वल है i 30 डिग्री आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। बट ऑप्शन में ये है, तो फिर बताओ कैसे करें? अब ऑप्शन में ये नहीं है, ये आंसर तो सही है बट ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में दूसरा आंसर है, तो बताओ कैसे लाएंगे? एक और केस ये भी तो हो सकता है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो ये वाला एंगल भी तो 15 डिग्री हो सकता है डेविएशन में, ये आई और ये आई। तो एक और ऐसे भी तो निकाल सकते हैं हम कि डेविएशन एंगल इज इक्वल टू होता है 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया है, 15, 180 माइनस 2i, तो 2i इज इक्वल टू 165, तो i इज इक्वल टू आएगा 82.5 डिग्री। ये था ऑप्शन। वैसे तो दोनों आंसर सही है बट ऑप्शन में ये वाला तो ये लगाएंगे ना। समझ में आया दूसरा एंगल क्यों आया? हाँ सर। हाँ सर। अरे जरूरी थोड़ा ना कि मीडियम के उस वाला एंगल बताना है, रिफ्लेक्ट होके इसमें भी तो आ सकती है। ये देखो दो वैल्यू पॉसिबल है एंगल ऑफ डेविएशन की, जैसे मान लो, अब क्या हमेशा दो वैल्यू पॉसिबल है वो देखते हैं पहले तो। इस केस में फॉर सेम पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ सर। हाँ सर आ रहे हैं। तो कहां तक दो वैल्यूज पॉसिबल है? यहां तक। इस रीजन के नीचे देखो, जैसे मान लो डेल्टा का ये वाला, इस केस में क्रिटिकल एंगल कितना है, 45 डिग्री। इस केस में क्रिटिकल एंगल कितना है,
45 डिग्री ना, 45 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू आएगी 45 डिग्री और ये वाली वैल्यू आएगी 90 डिग्री, है ना। तो 45 से कम का अगर पूछा है आपसे एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन है ना, अगर 45 से कम का एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है उसके लिए, तो उसके लिए दो वैल्यू आएगी। जैसे आपसे पूछा 15 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन कितना 15 डिग्री का पूछा, तो एक तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये कितनी है 30 डिग्री, और एक ये वाली वैल्यू आएगी, ये कितनी है 82.5 डिग्री। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ अब मान लो मैंने पूछा होता फाइंड वैल्यू ऑफ i such that angle of deviation is 60 degree, angle of deviation is 60 degree, तो स्टूडेंट क्या करता है, ये वाला मेथड लगाता रहता है, आंसर आता ही नहीं, क्योंकि 60 डिग्री में सिर्फ एक ही आंसर आएगा और वो आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। 60 डिग्री में कितने आंसर आएंगे? एक ही आंसर है। डिग्री का डेविएशन मतलब रे वापस से उसी मीडियम में आ गई है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का डेविएशन पूछा है, π/2 - c से ज्यादा का डेविएशन पूछा है, तो मतलब एक की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी वो 60 डिग्री पर, ये वाली वैल्यू आएगी। और ये कैसे निकालेंगे, ये यहां पे कर दो डेल्टा इज इक्वल टू 180 - 2i, मतलब -2 * 60, सॉरी डेल्टा 60 है तो 180 - 2i, तो i कितना आ गया 60 डिग्री। इससे निकालते हो आंसर ही नहीं आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। सर वो ग्राफ में π/2 - c 45 डिग्री कैसे हुआ? c क्योंकि 45 डिग्री, इसका c कितना है इस केस का, इस एग्जांपल का। एक क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं 1/√2, छोटा वाला और बड़ा वाला। यस सर। समझ में आया? तो हमें क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर एंगल ऑफ डेविएशन को 0 से लेके चलो पहले एक डेटा देता हूं। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5, क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 37 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 37। मैंने पूछा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बताओ जिस पर डेविएशन है 45 डिग्री, बताओ एक वैल्यू आएगी या दो वैल्यू आएगी? तो सर एक एक बार ही वैल्यू क्वेश्चन आएगी। रिपीट कर सकते हैं? मैंने पूछा एक मीडियम में 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, दूसरे का 5, तो क्रिटिकल एंगल हमने निकाला 37 डिग्री का है। अब मैंने पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ i such that angle of deviation is 45 डिग्री, तो मतलब i की एक वैल्यू निकालनी है या दो वैल्यू निकालनी है? सर एक वैल्यू ही आएगी। दो आएगी सर। एक आएगी सर। दो आएगी। क्रिटिकल एंगल 37 डिग्री है, तो कहां तक की दो वैल्यू आती है π/2 माइनस क्रिटिकल एंगल, मतलब π/2 - 37 मतलब 53 डिग्री तक दो वैल्यू आएगी। एंगल ऑफ डेविएशन 53 डिग्री तक दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। मैंने तो 45 पूछा है। हाँ हाँ समझ में आया क्या? हाँ सर। अब मैंने पूछा 60 डिग्री पर, तो वो तो 53 डिग्री से ज्यादा है, तो 53 से ज्यादा है तो एक ही वैल्यू आएगी। तो समझ में आया? एक ही वैल्यू आएगी। हाँ अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। लेवल ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं सर ठीक है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। समझ में आया? लिखो ये सब लिखो। ये लास्ट में लिख लेना, इसी एग्जांपल में लिख लेना कि एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री, देन ओनली वन वैल्यू, ओनली इफ डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ओनली वन वैल्यू आएगी। फिर मैं लिखवाता हूं, लिखो।
गया? हाँ सर लिख लिया। सर टॉप राइट का रहने देना। चलो सो कहाँ तक दो वैल्यू आती? क्रिटिकल एंगल तक या पाई बाय 2 माइनस क्रिटिकल एंगल तक? पाई बाय 2 माइनस क्रिटिकल एंगल था। सो लिखो if angle of deviation is in between, if angle of deviation is in between, if angle of deviation is in between 0 to pi by 2 minus c, if angle of deviation is in between 0 to pi by 2 minus c, then there are two possible values of I. Then there are two possible values of I. Then there are two possible values of I. किस किस की वजह से? एक तो रिफ्रैक्शन की वजह से और एक रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ में आया? If angle of deviation is in between 0 to pi by 2 minus c, तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्रिटिकल एंगल निकाल लो सबसे पहले, फिर pi by 2 minus क्रिटिकल एंगल करो। अगर 0 से लेके उसके बीच में अगर एंगल ऑफ डेविएशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछी तो दो आएगी, एक तो रिफ्लेक्शन की वजह से आएगी और एक रिफ्रैक्शन की वजह से आएगी। समझ में आया? हाँ सर। if angle of deviation is in between 0 to pi by 2 minus c, then there will be two values of angle of incidence. Then there are two possible values of angle of incidence. तो ब्रैकेट में लिखो one is from refraction, जो जनरली स्टूडेंट सबसे पहले ट्राई करता है स्नेल्स लॉ लगा के, and other is from reflection. रिफ्लेक्शन वाली तो देखो हमेशा आएगी, ये फॉर्मूले से तो हमेशा आंसर मिलेगा। रिफ्लेक्शन तो हमेशा होता है किसी भी एंगल पे। समझ में आया? रिफ्लेक्शन के डेविएशन सारे पॉसिबल है, मतलब 0 से लेके पाई बाय 2 पाई माइनस 2 तक। समझ में आया? यस हाँ सर। Then second case देखो, and if the angle of deviation is in between, and if the angle of deviation is in between pi by 2 minus c pi by 2 minus c to phi minus 2c, to pi minus 2c, then there is only one possible value of angle of incidence. Then there is only one possible value of angle of incidence. ब्रैकेट में लिखो from reflection. तो रिफ्लेक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे? ऊपर वाला सर। रिफ्लेक्शन। ये एग्जांपल लिख दिया? हाँ यस सर। हो गया? हाँ सर। ओके, सो क्रिटिकल एंगल हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमने देख लिए। ग्राफ नहीं आता है, बट ग्राफ के कांसेप्ट से हमने जो सीखा, ग्राफ के कांसेप्ट से सीखा ना हमने। ग्राफ में देखा कि कहीं कहीं पे दो वैल्यू है, कहीं पे एक ही वैल्यू है, उसके कांसेप्ट पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। समझ में आया? हाँ तो सर। अगर कांसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? कब दो वैल्यू आएगी, कब सिंगल वैल्यू आएगी, बस ये सोचना है। अगर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3 और 5 की जगह 4 और 5 ले लेते हैं। अगर ये वाला मीडियम को 4 और वाला मीडियम को टेंसर ऑफ 5 और वो वाला है 4, तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना हुआ? 53 डिग्री। कितना हुआ? बोलते रहिएगा। अगर ये वाला मीडियम ऑफ 5, ये वाला मीडियम ऑफ 4,
तो ये क्रिटिकल एंगल कितना होगा? क्रिटिकल एंगल sin c इज इक्वल टू होगा 4/5, ठीक है। तो c इज इक्वल टू कितना होगा? 53 डिग्री। समझ में आया क्या? तो हाँ सर। कितने एंगल से कितने एंगल के बीच में दो वैल्यू आएगी? कितने एंगल से कितने एंगल के 0 बीच से में 53 0 से 53 नहीं, 0 से 37। 0 से गलती 37। हाँ सर, हाँ सर। ना बोलने के बाद गलती मत करना एग्जाम में। 0 से 37 पाई में से माइनस करो इसको, पाई/2 में से। तो यस 0 सर। से 37 तक वो ग्राफ में क्या लिखा था मैंने? यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पर c लिखा था या पाई/2 माइनस c लिखा था? पाई/2 तो पाई/2 में से माइनस करो इसको। तो 37 डिग्री तक तो दो वैल्यू आएगी, एक तो इनमें से कोई सी और एक इनमें से कोई सी, यहां से लेके आना। समझ में आया? हाँ हाँ सर। और उससे ऊपर की ओर 37 डिग्री से ऊपर की मैक्सिमम कितना डेविएशन हो सकता है? 74 डिग्री का। इससे डबल ही हो सकता है ना मैक्सिमम डेविएशन। यस सर, तो इसमें मैंने 60 डिग्री का पूछा, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2y। तो डेल्टा कितना? 60, तो आंसर 60 है। समझ में आया? हाँ सर। अब लिखो प्रिज्म। प्रिज्म देखा है क्या सबने? हाँ सर। तो इसका एक बार मैं 3D व्यू बना देता हूँ। ये सो है ना? हाँ सर। इधर से देखेंगे, सामने से देखेंगे आप हमेशा, ठीक है। सो माइंड में बस सोच रहे ट्रायंगल होता है। अगर आप ट्रायंगल को ऐसे न्यू ओपन कर दो तो उसको बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोट्रूड कर। ट्रायंगल को आप प्रोट्रूड कर दो तो वो प्रिज्म बनेगा। अब प्रिज्म के कुछ पहले तो फॉर्मूले देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूले काम आएंगे और क्या क्या आपको याद रखना है। जैसे ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये इसकी बेस होती है, ये इसकी रिफ्लेक्शन, तीनों जगह हो सकता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो इधर से एक रे आई, थोड़ा बड़ा बना होता है टेंशन, ये रे नॉर्मल इसका ऐसे बनेगा, ये एंगल आई, फिर ये मान लो ऐसे चलेगा इधर, ये एंगल R1, इसको R1 बोलते हैं। यहाँ पर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बट बोलते हैं R2 है, याद रखना किसको क्या बोलते हैं। और यहाँ से ये देखो अंदर आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग, क्योंकि अंदर टेंशन मीडियम है, और बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ में आ गया? हाँ सर। अब देखो एक तो इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो बाहर मान लेते हैं एयर और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू, तो क्या लिखूंगा मैं 1 into sin I is equal to mu into sin R1, ये लिखूंगा ना? यस सर। और यहाँ पर भी लगा सकते हैं एक इक्वेशन, तो ये काम में आएगी हमारे। एक यहाँ पर लगा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं mu into sin R2 is equal to 1 into sin, ये इक्वेशन 2। तो दो फॉर्मूले तो ये काम में आएंगे, दोनों पर स्नेल्स लॉ। समझ में आया? यस सर। अब देखो ये एंगल R1 एंगल R2 है, तो ये क्या होगा? ये होगा 90 माइनस R1 और ये होगा 90 माइनस R2, ये होगा ना?
हाँ सर, हाँ सर। अब इस ट्रायंगल में देखो कि ये जो ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए आर है, तो मुझे ए आर और आर टू का रिलेशन निकालना है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए? 180। तीनों एंगल ऐड करूंगा तो a plus 90 minus r1 plus 90 minus r2, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या है? r1 plus r2। एक फॉर्मूला नंबर 3 याद रखना है। ये तो फॉर्मूला फॉलो, इनको तो बस एक बार बता दिया कि मैंने ऐसे काम में ले सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये दोनों एंगल r1 r2 के इक्वल होता है। r1 r2 कौन सा एंगल है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड सरफेस, ठीक है। अब एक और चीज ये निकाल सकते हैं लास्ट डिस्क्रीट एंगल ऑफ डेविएशन, कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाती सी, ऐसे जाती ना, बट हाँ, फाइनली ये ऐसे चली गई। फाइनली ऐसे चली गई, मतलब ऐसे जा रही थी, अब ऐसे चली गई। पहले ऐसे जा रही थी तो ऐसे चली गई। तो ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन, यहां से लेके यहां तक का। यस तो इस सर। रे हाँ सर। और इस रे के बीच का एंगल है, तो कैसे निकालेंगे इसको? पीछे इसको भी करके पीछे आप- एक्सटेंड करते हैं। हाँ, ये जो आगे जा रही है इसको पीछे लेके जाओ, तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब ये जो एंगल है डेल्टा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों का सम होगा ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये जो हाँ एंगल है, ये होगा। इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा। हाँ सर। तो ये एंगल कितना होगा? ये नॉर्मल है और ये रेस आई, तो ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई होगा। ओ हाँ ठीक है, ये वर्टिकली रेस आई ऑपोजिट। हाँ, और आई ये होगा। ये नॉर्मल है, तो ये आई है, तो ये पूरा एंगल आई होगा। उसमें से ये r1 चला गया, तो ये कितना बचा? i माइनस r1। समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। समझे। वैसे ये एंगल ई है, तो ये पूरा वाला ये एंगल, क्योंकि दो लाइन क्रॉस हो रही, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल ही होगा। तो ये ई है, तो ये ई होगा। अब ई में से ये r चला गया, तो ये बचा वाला एंगल क्या होगा? e माइनस r2। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ समझे। चाहो तो अलग से डायग्राम बना लेता हूं मैं इस ट्रायंगल का। इस जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं वो ये एंगल है डेल्टा, है ना, और ये रे ऐसे जा रही है और ये रे ऐसे आ रही है। तो ये वाला जो एंगल है ये है i माइनस r1 और ये वाला जो एंगल है ये है e माइनस r2। इसी पर मैं पूरा बना देता हूं। ये नॉर्मल, ठीक है, ये i था, ये r1 था, ताकि था। तो देखो दोनों को ऐड करो, i माइनस r1 प्लस r1, तो r1 से r1 कैंसिल, तो i इक्वल टू i हो गया ना। हाँ सर, हाँ समझे। इसलिए i माइनस r1 आया और इसलिए i e माइनस r2 आया। तो ये डेल्टा को क्या लिख सकता हूं मैं? i माइनस r1 प्लस e माइनस r2, है ना। आई प्लस तो माइनस। मैं कैसे लिख सकता हूं? i प्लस e माइनस r1 प्लस r2 क्या होगा? a। तो ये फॉर्मूले शायद याद होंगे तुम्हें, नहीं है तो अभी कर लो। समझ में आया? ये फॉर्मूले में काम हाँ में सर। आने वाले हैं। देखो
डन सर। डन सर। डन। चलो क्वेश्चन करते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ और एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। अच्छा एक और चीज, जैसे मान लो, चलो इक्वेशन करो। लिख लिया? हो गया? डायगोनल एनर्जी देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये एंगल होगा r1। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो r1 आ जाएगा 30 लगा लिया स्नेल्स लॉ। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो r1 कितना आएगा 30 डिग्री। देन अगर r1 30 है, ये 60 है, ये 30 है, तो r2 कितना होगा, वो भी 30 डिग्री होगा। सर बट न्यू तो दिया ही नहीं हुआ है, क्या है? हाँ सर न्यू तो दिया नहीं है। मुझे लगा μ√3 मैंने बोल दिया, तो पूछ के ले रहे हो इतनी देर से? वही सर वो कोशिश कर रहा था, लगा कुछ कट वट जाएगा बट हुआ नहीं वैसे। म्यू के बिना कैसे होगा? मुझे लगा म्यू मैंने √3 लिख दिया कहीं। फिर तो ठीक है। ठीक है, तो μ√3 तो r 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 तो क्योंकि ये 60 है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस E यहां पर भी स्नेल्स लॉ लगा, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना आएगा, म्यू कितना है √3 into sin I 1/2 is equal to 1 into sin E, तो E is equal to आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमर्जेंस भी आया 60 डिग्री। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, ये जो I और E होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं। लिखना I और E आर इंटरचेंजेबल। मान लो आपने इधर से मान लो 50 डिग्री से भेजा और उधर 40 डिग्री से निकली, तो अगर आप उधर से 40 डिग्री से भेजते तो इधर से 50 डिग्री से निकलती। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, I and E कैन इंटरचेंज, मतलब आप उल्टा इधर से, अभी आपने इधर से इसको इधर भेजा तो इधर निकली, मान लो इधर से इधर भेजेंगे तो वैसे ही निकलेगी ना। इस केस में तो इक्वल है, अनइक्वल हो तो भी I E बन सकता है और E I बन सकता है। ठीक है,
हाँ सर। सर इंटरचेंजेबल मतलब कैसे? जैसे मान लो इधर से 45 डिग्री से निकली है, ठीक है, और इधर से 60 डिग्री पर चली गई, तो इस केस में आई कितना है 45 डिग्री और ई कितना है 60 डिग्री, है कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं इधर से ले लूं तो इसी पाथ से होते हुए ऐसे जाएगा, तो इस केस में ई कितना आई कितना हो जाएगा इधर से, अब ये इंसिडेंस हो गया ना, तो आई कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यस सर, समझ गया। 45 डिग्री, ठीक है। यस हाँ सर। सर। इसका म्यू है √2, इसमें बताओ आई और डेल्टा कितना आएगा, ई और डेल्टा। हुआ? सर एक सेकंड बस होगा। हाँ। सर एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है क्या? और एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 है, तो मतलब वो क्रिटिकल एंगल हो गया। देखो इधर, देखो ये एंगल निकालो पहले, ये 30 डिग्री आएगा, कैसे निकालेंगे? 1 into sin 45 1 by √2 is equal to √2 into sin r1, तो sin r1 हो जाएगा 1 by 2, तो r1 हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना आया 30 डिग्री। तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा, 75 में से 30 गया तो कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। अब मुझे ये एंगल निकालना है हाँ ई सर। वाला, फिर से स्नेल्स लॉ लगा दूं, तो क्या लिखूंगा मैं √2 into sin 45 मतलब 1 by √2 is equal to 1 into sin e, तो ये √2 से √2 कैंसिल, तो e 90 डिग्री आया। e 90 डिग्री मतलब रे ऐसे रहेगी, एंगल e कितना आया 90 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। क्यों? निकाल के देख लो, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 बाहर का 1, तो रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल आएगा 1 by √2 मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर ही आएगा। हाँ सर बराबर। इसलिए 90 डिग्री पर जा रही है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, प्रिज्म का ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं इसको। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा डेल्टा i plus e, i है 45 plus e है 90 minus a है 75, तो 90 plus 45 is 135 minus 75 is 60 डिग्री।
ठीक है। यस सर। बता दो पूरा। सर एक मिनट। हाँ सर। यस सर। ये प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। सिक्सटी डिग्री पर आई। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। सर ए क्या मानेंगे यहाँ पे? क्या एंगल ऑफ क्या? प्रिज्म। हाँ √3, ये 120 डिग्री। सर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? देखो इधर कुछ प्रॉब्लम तो आई होगी, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। देखो ये एंगल निकालो, R1 एंगल निकालो, तो क्या लिखूंगा 1 into sin 60 मतलब √3/2 is equal to sin R1 1 into sin R1, सॉरी √3 into sin R1, अंदर का √3 ना, √3 से √3 कैंसिल, तो R1 आया 30 डिग्री। R1 कितना आया 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री पर हमने ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 30 डिग्री तो ये कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये 60, ये 120, तो ये कितना? जीरो। जीरो। तो जीरो है क्या, दिख रहा है क्या जीरो? मतलब हमने गलत बनाया नहीं सर। जरूरी थोड़ी 30 डिग्री पर जा रही है, मतलब जरूरी थोड़ा उसी पे जाएगी, इस पे जा रही है, और इसके साथ 0 डिग्री मतलब इसके पैरेलल जाएगी इस, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। और ऐसे तो ये एंगल है 30 डिग्री। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। क्योंकि उधर से ले गए थे तो 120 + 60 180 तो 2 से हो गया था, थर्ड एंगल तो 0 हो गया ना पहले,
तो जीरो मतलब ये इस दोनों लाइन के बीच में एंगल जीरो मतलब इसके पैरेलल में ही है, ठीक है। अब ये एंगल 30, अब यहाँ पर हमें स्टेंस रूल लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट सरफेस तो फर्स्ट पर लगा देंगे, ये सेकंड सरफेस तो सेकंड पर लगाएंगे। अब देखो ये 30 तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 60 60 डिग्री 90 होगा ना। ये देखो ये नॉर्मल, ये एंगल 60 तो ये पूरा एंगल 60 हाँ? ये एंगल 90 नॉर्मल के साथ, यस सर और 90 प्लस 30 120 हुआ। वो एंगल कितना हुआ 120 मतलब ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल 120 है 30 तो ये कितना 30 तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री तो ये एंगल कितना 60 डिग्री। समझ में आया क्या? यस हाँ सर एक बार और नहीं समझा। ये देखो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल एन जो लिखा मैंने ये इस 9 के साथ 90 बना रहा है और मुझे ये पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल तो 90 प्लस ये वाला एंगल कितना है 30 अभी निकाला ना 90 प्लस 30 कितना हाँ 120। समझ में आ गया? यस तो यस ये पूरा एंगल 120 है 30 तो ये 30 तो ये 60। अब सेकंड पर स्टेंस लो लगाओ सेकंड सरफेस सर वो पैरेलल लाइन से भी देख सकते हैं ना 120 और 30 क्या कैसे भी निकालो आंसर निकालना है एंगल ठीक है। हाँ सर तो √3 into sin 60 is equal to 1 into मान लो बाहर निकला e से sin e बाहर e से निकले बन तो sin 60 कितना होता है √3/2 तो sin e कितना है 3/2 क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1.5 आया मतलब गलत है तो फिर क्या प्रॉब्लम? सर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे स्ट्राइक कर रहा होगा। ये जो 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है ना ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर तो मतलब ये 60 डिग्री पर ऐसे जाएगी। समझ में आया? हाँ सर हाँ सर ठीक है तो 60 डिग्री पर ऐसे जाएगी ये तो ये गलत है। इससे पता लग गया कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल है तो 60 डिग्री पर ये ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मल बनाना है देखो ये 120 डिग्री ये मैंने 90 ऐसा बनाया है इसलिए इसके परपेंडिकुलर लिखा है थोड़ा और इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो ऐसा बनाता तो नॉर्मल और इधर होगा मतलब नॉर्मल ये ठीक है। अब ये 60 तो ये 30 तो ये 30 तो ये पूरा 120 ये पूरा 120 यस तो सर ये 90 तो ये भी 30 हाँ से सर कैसे समझ में आया? यस सर तो अब यहाँ से बाहर ई से निकली तो यहाँ लगा तो थर्ड सरफेस पर लगाऊंगा मैं तो √3 into sin 30 1/2 is equal to 1 into sin e मतलब √3/2 तो e आया 60 डिग्री तो एंगल ऑफ इनवर्जेंस आ गया। समझ में आया क्या? हाँ सर यहाँ पे नॉर्मल टेढ़ा क्यों बनाना पड़ा क्योंकि ये एंगल एक्चुअल में ऑन स्केल 90 डिग्री के आसपास है बट बनाना था 120 थोड़ा और इसको यूं कर दो तो फिर वो एग्जैक्ट नॉर्मल सीधा दिखता है आपको। समझ में आया? हाँ सर हाँ।
तो कब पता लगेगा कि इस पर आ रही है? तीनों एंगल ऐड करके देख लो, अगर 180 या 180 से ज्यादा आ रहा है, 180 या 180 से ज्यादा आ रहा है तो फिर इस पर गिरा दो, ठीक है। इसके चांसेस ज्यादा कब रहते हैं? जब ये वाला एंगल बड़ा हो, तो ये साइड बड़ी हो जाती है, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि इधर ही है। सर वो जो सीधा वाला हम लोग ने केस देखा था वो सिर्फ इक्विलैटरल प्रिज्म में रहता है ना? कौन सा वाला? इक्विलैटरल प्रिज्म जिसके तीनों एंगल सेम रहता है। कौन सा वाला केस की बात कर रहे हो? सर वो जो पहले का हमने जो भी किया था कि प्रिज्म पे स्ट्राइक करके सीधा निकल करके एक ही साइड स्ट्राइक करता था प्रिज्म के मैंने अंदर। क्वेश्चन में सिर्फ एंगल ऑफ 360 डिग्री दिया था, ऐसा जरूरी नहीं है मैं इक्विलेटर लो। ओके सर। या हाँ सर। ओके, चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर समझे? हाँ सर। सर एक ओके मिनट चलो। सर, इसका फोटो खींच के आप भेज दो ना। फोटो खींच के भेजो। भेज दिया। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।